अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Capital is a internal liability, external liability, internal as well as external liability है नन ऑफ कैपिटल ओनर लगाता है, ठीक है। मालिक, कंपनी का मालिक कैपिटल लगाता है तब बिजनेस स्टार्ट करता है। तो मालिक बाहर का तो है नहीं, ठीक है। तो मालिक कहाँ का है? कंपनी के अंदर का ही है, ठीक है। तो इसीलिए उसके द्वारा लगाया गया पैसा भी इंटरनल लाइबिलिटी है। गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़, अगर गुड्स ली जा रही हैं और वो भी पर्सनल यूज़ के लिए, जब भी बात पर्सनल यूज़ की आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, समटाइम्स रेवेन्यू रिसिप्ट, समटाइम कैपिटल रिसिप्ट, नन ऑफ दीज। तो देखिए टू टाइप्स के रिसिप्ट्स होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू कौन सा होता है? जब आप एक साल के अंदर जो भी माल बना रहे हो वो बेच रहे हो, ठीक है, और उससे आपको पैसा आ रहा है। कोई एसेट्स उठा के बेच रहे हो, ऐसी चीज़ उठा के बेच रहे हो जो कई सालों के प्रयोग के लिए ली थी, ठीक है, एसेट्स, तो उससे जो पैसा आएगा उसे क्या कहोगे? कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। जब आप एसेट्स को उठा के बेचोगे, ऐसे याद रख लेना, ऐसे एसेट्स को तो कैपिटल है, और जब आप गुड्स को बेचोगे तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। गुड्स और एसेट्स में भी कंफ्यूजन होती है, ये भी समझ लो। मान लो कि आपका बिजनेस है पेन बनाने का, ठीक है, तब आप पेन बना के बेच रहे हो तो वो गुड्स कहलाएगी। और आपका बिजनेस पेन बनाने का है और आप चेयर उठा के लाए हो, चेयर खरीद के लाए हो, बेच रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लिए फर्नीचर है, वो एसेट्स है। अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, फिर से परचेज ऑफ गुड्स है, तो बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ या नन ऑफ दीज। तो देखिए जब आप गुड्स से रिलेट कोई भी काम कर रहे हो तो मैंने भी बताया कि वो रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। एसेट्स होता है तो कैपिटल में, तो यहाँ परचेज क्या की जा रही है? गुड्स। तो जब कोई सामान खरीद के ला रहे हो उस पर खर्चा तो रेवेन्यू, सिर्फ यहाँ गुड्स की बात हुई है तो ये रेवेन्यू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है। गुडविल इज एन, गुडविल क्या होती है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, फिक्सियस असेट्स। तो देखिए गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल। गुडविल जो होती है वो एक आपके बिजनेस का फेमस होना होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगरी एज, ऐसा बेनिफिट जो एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, कौन सा कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। तो देखिए जब बात आएगी एक साल के लिए कोई खर्चा हो रहा है या, ठीक है, तो वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जब 4 या 5 साल के लिए हो रहा है तो वो आएगा कैपिटल में। और जब 1 से या 2 के बीच में हो रहा है, यानी 1 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कह रहा मोर देन 1 ईयर, जब 1 से ज़्यादा हो रहा है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? खर्चा आपने कर दिया लेकिन कई सालों में वो आपको रिकवर होगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे आप कर देते हो तो पता नहीं चलता कि कब की हुई एडवर्टाइजमेंट खर्चे से कब आपको लाभ हो, तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट पे कहलाता है, ठीक है। एसेट्स पे आप सोचोगे एसेट्स पे भी तो यही होता है, लेकिन आपको एसेट्स में टाइम पीरियड पता होता है कि मशीन में लाया हूँ तो ये 5 साल ही चलेगी या 10 साल ही चलेगी, तो इसमें आपको फिक्स पता होता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का नहीं पता होता, ठीक है, कि वो कब तक चलेगी और कब तक बेनिफिट देगी आपको, कितना प्रॉफिट आप कमा पा रहे हो, तो ये डेफर्ड में आ जाएगा। अ पर्सन हु ओव्स मनी टू अ फर्म फॉर गुड्स सोल्ड ऑन अ क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर, डेटर्स, बोथ या नन ऑफ दिस। जब भी बात आप किसी को सामान बेचने की करोगे, जब आप किसी को बेचते हो उधार पे, ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार ले जाता है वो, तो उसको आप डेटर कहते हो। अगर किसी से उधार खरीदते तो परचेज करते तो अ पर्सन टू हुम मनी इज ओव्ड बाय अ फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, बट परचेज की है क्रेडिट, तो आप खुद ही समझदार हो, क्रेडिटर। अभी परचेज रेफर टू द परचेज ऑफ, परचेज कहाँ पे आएगा? अगर आपने कुछ सामान परचेज किया था। गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर पर्सनल, स्टेशनरी फॉर द फैक्ट्री, नन ऑफ दिस। तो देखिए जब भी कुछ आप ऐसा माल खरीद के लाते हैं जो आपको दोबारा बेचना है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गुड्स फॉर रीसेल। तो ऐसा परचेज आप खरीद के लाए हो, ठीक है, तो वो क्या है? गुड्स फॉर रीसेल। मान लो कि आप पेन का ही बिजनेस करते हो, ठीक है, तो अगर आप पेन खरीद के लाए हो, किस लिए लाए हो? यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए? तो उसे बेचने के लिए लाए होंगे, वो आपका बिजनेस है, तो गुड्स फॉर रीसेल। लायबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, देखिए जब आप किसी से उधार खरीद लाते हो, आपको सप्लायर कोई माल उधार दे देता है, ठीक है, आपकी दुकान है और आपको सप्लायर माल दे गया, वो भी उधार क्रेडिट पे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ टाइम के बाद इसको पैसे वापस देने हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी कि उसको पे करना है, तो उधार होने पे ही तो लायबिलिटी बनती है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगा। कैश होती तो जिम्मेदारी बनती ही नहीं, और कैश और क्रेडिट दोनों एक साथ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन आंसर हो जाए। लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कैश, रेवेन्यू, लोन। तो देखो जब प्रोपराइटर होता है मालिक,
ओनर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, जो मालिक है वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो ये उसकी कैपिटल कहलाती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएस का कोई भी प्रीवियस ईयर ले लो क्वेश्चन, हमेशा आता है ये। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेशन वैल्यू, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और नेट रियलाइजेशन वैल्यू, मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, कॉस्ट या नेट रियलाइज वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो राइट आंसर आप देखिए, स्टॉक की जब भी बात होगी तो वो कब आएगा, कॉस्ट और नेट रियलाइजेशन वैल्यू पर, जो भी कम होगी विच इज लोअर। मान लो कि कॉस्ट की जब आपने खरीदा था वो 88,000 का था, ठीक है, और आज उसकी मार्केट वैल्यू 84,000 रह गई है, तो आप कम वाला लोगे, जो है कम, उसको ही आप हमेशा लोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी या नन ऑफ दिस। देखो बैंक में आपका एक अकाउंट है, जब पैसा जमा करते हो तो वो क्रेडिट हो जाता है, जब पैसा निकाल लेते हो तो आपका डेबिट हो जाता है, ठीक है। अब मान लो आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए थे और 12,000 रुपये निकाल लिए, तो अब कहोगे 2,000 रुपये आपने कहाँ से निकाल लिए, बैंक ने आपको एक तरह से लोन दे दिया, कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 साल के अंदर आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा, 1 ईयर के लिए। तो जब भी बात ऐसे लोन की आएगी तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट ज़्यादा कर लिया, जितना आपका पैसा बैलेंस था उससे ज़्यादा निकाल लिया, तो ये शॉर्ट टर्म का ही होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल कौन लगाता है, बिजनेस का मालिक लगाता है। क्यों लगाता है, मान लो 1 लाख कोई बिजनेस में लगाता है तो वो क्या चाहता है, उसका पैसा 1,20,000 कम से कम हो जाए, यानी वो बढ़ाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है, जितना पैसा लगा रहा है इसलिए कि पैसे से वो पैसा कमाए, यानी प्रॉफिट के लिए। तो ऑप्शन देखिए, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, लॉस या प्रॉफिट। पैसा लगा रहा है ताकि वो बढ़ सके और बढ़ के उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स असेट्स, कौन सी फिक्स असेट नहीं है, नहीं पूछा है। पहले तो दिमाग में ये जान लो कि फिक्स असेट्स होती क्या है। ऐसी कोई भी चीज़ खरीद के लाना जिसपे कई साल तक आप पैसे कमा सको, ठीक है, एक बार पैसा खर्च कर दिया और कई सालों तक वो आपको रिटर्न कमा के दे रहा, वो असेट्स होती है। अब उसने पूछा नहीं, तो बिल्डिंग सालों तक चलती है, प्लांट मशीनरी कई साल तक चलती है, गुडविल भी आपकी फिक्स असेट्स है, वो आपकी इंटेंजिबल है जो कि दिखाई नहीं देती है, लेकिन गुडविल आपकी है असेट्स ही। पूछ रहा है कि जो असेट्स नहीं है, कौन सी नहीं है, बैंक बैलेंस, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये आपका करंट है, करंट असेट्स है। करंट असेट्स मतलब कि जो 1 साल के अंदर यूज़ होती रहती है, तो हर साल आपको पैसा चाहिए होता है, तो बैंक बैलेंस आपका करंट असेट्स में आ जाता है, फिक्स नहीं है, तो यही आंसर राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म, और जो 1 साल से कम हो, लेस देन 1 ईयर, तो उसे बोलते हो आप शॉर्ट टर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है तो वो क्या होगी, वो शॉर्ट टर्म होगी। और शॉर्ट टर्म क्या होती है, जो 1 साल से कम की हो, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा की हो तो उसे बोलते हो आप, मोर देन 1 ईयर हो तो वो लॉन्ग टर्म कहलाती है। अब वो शॉर्ट टर्म पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो लॉन्ग टर्म लोन, टर्म लोन तो लॉन्ग टर्म ही है, ठीक है। कैपिटल भी कई सालों तक चलता रहता है, पैसा बिजनेस में जो लगाया जाता है। डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म में माने जाते हैं, उधार ले लिए जाते हैं और कई सालों बाद वापस करे जाते हैं। लेकिन सप्लायर जो आपका आता है ना, वो आपको 1 साल के लिए सामान उधार दे के जाता है, उसे क्रेडिटर कहते हैं। जो भी सप्लायर से आपने माल उधार खरीद लिया बिजनेस चलाने के लिए, वो क्रेडिटर कहलाते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, और नहीं पूछा है तो ये क्रेडिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, गुड्स कौन सी है, मशीन्स मैन्युफैक्चर फॉर सेल। अब आप कहोगे कि मशीन तो असेट्स होती है, लेकिन वो जो बिजनेसमैन है वो मशीनों को बना रहा है सिर्फ बेचने के लिए, तो ये उसके लिए असेट्स नहीं है, ये उसके लिए गुड्स हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ का वो मैन्युफैक्चर करता है वो गुड्स में आ जाती है और फिर उसको बेच रहा है, ठीक है। तो ये अब किस में आ जाएगी, ये गुड्स। फर्नीचर परचेज फॉर सेल, फर्नीचर परचेज किया जा रहा है ताकि उसे बेच सके, यानी उसे गुड्स की तरह यूज़ किया जा रहा है, ऐसी चीज़ खरीद के दोबारा बेचने के लिए ट्रेडिंग की जा रही है। तो फर्नीचर भी अब यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर भी गुड्स होगा। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय ए बुक सेलर, बुक सेलर का काम ही है स्टेशनरी की चीज़ें बेचना, ठीक है, इसीलिए बुक्स और स्टेशनरी उसके लिए क्या है, गुड्स। ट्रेड होता है आपका, जो भी चीज़ आप परचेज करके उसे सेल कर देते हो, ठीक है, जिस नेचर का आपका बिजनेस है तो आपके लिए वो सामान गुड्स कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेट्स, असेट्स क्या है, मशीनरी, परचेज, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो असेट्स क्या है, मशीनरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है, फर्नीचर, रेंट पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल या स्टॉक। तो लाइबिलिटी वो होती है जब आपने कोई भी चीज़ उधार ले ली हो, क्रेडिट, ठीक है, और उसको आपको देना है, ये आपकी एक जिम्मेदारी है। तो देखिए फर्नीचर, फर्नीचर तो आपकी एक एसेट्स होती है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये आपकी एक इनकम है कि पैसा आपको मिल रहा है। स्टॉक, स्टॉक आपकी करंट असेट्स है, ठीक है। बचा क्या, रेंट पेबल, रेंट उधार था जो आपको पे करना है, रेंट पेबल, ये आपकी लायबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या, कि जिससे आपको पैसा आएगा। तो परचेज करोगे, कोई चीज़ खरीद के ला के देखो, पैसा चला जाएगा। परचेज रिटर्न, उससे भी पैसा नहीं मिलता। सैलरी पेबल, सैलरी दे रहे हो तो ये भी खर्चा है। तो सेल्स से आपको रेवेन्यू मिलेगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, जो एक्सपेंस नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, एक एसेट्स है। बाकी सैलरी किसी को दोगे तो खर्चा होगा ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे भी खर्चा होगा, रेंट देने पे भी खर्चा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, जो मनी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, आसानी से पैसे में कन्वर्ट कर लो जिसे। तो देखो, जब आप गुड्स परचेज करके लाओगे क्रेडिट पे, तो आपको पता है कितने का सामान खरीद के लाओ, मनी में ट्रांजेक्शन है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, अगर एक कर्मचारी को डिसमिस कर दिया जा रहा है तो कितने पैसों का कोई यहाँ पे हिसाब नहीं है, ठीक है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो प्रोप्राइटर परचेज अ कार फॉर पर्सनल कर रहा है, कोई प्रोप्राइटर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीद के ला रहा है, तो वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सेल ऑफ परचेज असेट्स बाय द प्रोप्राइटर, सामान उठा के बेच रहे हो तो इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। घर के लिए कुछ खरीद के ला रहे हो तो भी बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। अपने एम्प्लॉय को निकाल रहे हो, ये भी मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो बचा क्या, गुड्स परचेज। द नेचर ऑफ कैपिटल इज एन एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो जब भी बात कैपिटल की आएगी, जब कोई कैपिटल ओनर बिजनेस को चलाने के लिए लगाता है तो वो लायबिलिटी मानी जाती है, एक अलग से जिम्मेदारी मानी जाती है। क्यों, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस का मालिक अलग है और उसकी जिम्मेदारियां अलग है, उसका पैसा भी अलग है, तो कैपिटल से लायबिलिटी में आ जाए। सेल ऑफ रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू, जब आप किसी चीज को उठा के बेच रहे हो, ठीक है, तो रेवेन्यू कब जनरेट होगी, तो इनकम कब मिलेगी आपको, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल इज एंटर्ड, आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कि आपको सामान बेचना है, तो तब ये सेल नहीं मानी जाएगी। एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, सेल के पॉइंट पे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो, अपनी सेवा दे रहे हो, तो मानी जाएगी। आफ्टर द एक्सपायरी, क्रेडिट परचेज, आपने उधार में माल बेच दिया और उसकी जो डेट थी जितने टाइम के लिए दिया वो एक्सपायर हुई, तो ये बैड डेट्स हो सकता है, इससे इनकम नहीं होगी। आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, तो कस्टमर से पैसा मिल जाना तब रेवेन्यू होगी, तो उधार भी तो बेचते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, एट द पॉइंट ऑफ द सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, यही आपका सही आंसर हो। नेचर ऑफ अक्रूड इनकम इज, अक्रूड इनकम क्या होती है कि आपने अपना पैसा कमा लिया लेकिन मिला नहीं है अभी तक, तो रेवेन्यू, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, तो देखिए पैसा आप ही का है, आपने कमा तो लिया ना, अब मिलेगा आपको जरूर, ये तो ये एसेट्स है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड डिस्काउंट कैसे अलाउ किया जाता है, इस शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स अकाउंट में अलग से दिखाते हो, नहीं हम इसे अलग से नहीं दिखाते। इस शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ ये ठीक है, हम इसे अलग से नहीं दिखाते। कैन बी शोन आइदर सेपरेटली और डिडक्टिव फ्रॉम द परचेज कॉस्ट, देखिए डिडक्ट किया जाता है इसे परचेज की कॉस्ट में से, लेकिन सेपरेट इसे नहीं दिखाया जाता, नन ऑफ दी नहीं। हम क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया जाता है तो हम जो भी परचेज जितने का खरीद के लाएं, जैसे मान लो हम 10,000 का खरीद के लाएं और उस पर 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम सिर्फ उसे लेस करके परचेज में 8,000 दिखा देंगे, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी शो नहीं करते, तो भी आपका राइट आंसर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फाइनेंशियल मतलब काम को करने से आपका कोई भी पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीद के ला रहे हो, ठीक है, एसेट्स खरीद के ला रहे हो तो पैसे तो है ही। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, परचेज कर रहे हो, ये भी है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए पैसा निकाला जा रहा है, पता चल रहा है कितना पैसा निकाला जा रहा है, ये भी है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय आपकी स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, हड़ताल कर रहे हैं मजदूर, तो ये नहीं हो। परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ, परचेज किया है आपने, ठीक है, तो स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए यूज किया। असेट्स फॉर द फैक्ट्री, असेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स, या फिर गुड्स फॉर रीसेल, तो देखो जब भी आप कुछ परचेज करके लाते हो, ठीक है, बेच सको, तो ये होगा गुड्स फॉर रीसेल। गुड्स मीन, गुड्स क्या होती है, परचेज आइटम परचेज फॉर ऑन कंजप्शन, अपने यूज के लिए आप कुछ खरीद के ला रही है, गुड्स है। आइटम परचेज फॉर डोनेशन, दान में देने के लिए कुछ खरीद के ला रही है, ये गुड्स है। आइटम परचेज फॉर रीसेल, या दोबारा बेचने के लिए आप खरीद के ला रहे हो। आइटम परचेज फॉर यूज इन बिजनेस, आप यूज करने के लिए बिजनेस में ला रहे हो, तो वो एसेट्स हो जाएगी, लेकिन वो गुड्स नहीं है। अगर आप उसे रीसेल के लिए ला रहे हो, दोबारा बेचने के लिए, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ सामान खरीद के ला रहे हो फिर उसे बेच रहे हो, तो ये गुड्स है और ये रीसेल। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, टच नहीं कर सकते, नॉट टच, तो देखिए जो आपको सिर्फ दिखाई दे रही है कंपनी में है, लेकिन जिन्हें आप छू नहीं सकते, तो वही पूछिए जो नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स मतलब मनी और पैसों को तो आप छू सकते हो, ठीक है, तो ये नहीं है। बाकी पेटेंट हो गया, ये सिर्फ आपको राइट मिलता है, आपकी कंपनी पर गुडविल हो गई, गुडविल आपकी इमेज है। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड, मैनेजमेंट का ऑनर अलग है बिजनेस का और मैनेजमेंट अलग है, ठीक है, तो इसको क्या कहोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बात आएगी सेपरेशन की कि मालिक अलग है और मैनेजमेंट करने वाला अलग है, तो ये कंपनी कहलाती है। कंपनी में
बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट लोग अलग देखते हैं, ओनर अलग होता है। नेक्स्ट देखिए, द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो लायबिलिटी फॉर डेब्ट्स या जॉइंट लायबिलिटी। जो कर्ता होता है, पहले तो ये जानिए कि वो होता क्या है। होता है जब हमारा हिंदू जॉइंट फैमिली होती है, एक बड़ा सा परिवार है, एक बड़ी फैमिली है उसमें, ठीक है। एक हेड है, वही बिजनेस को रन कर रहा है, वही चला रहा है, वही जिम्मेदारी उठाया, तो इस हेड को ही कर्ता कहते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कैसे होती है, इसकी जिम्मेदारी कैसी होती है, इसकी जिम्मेदारी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यानी अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, अगर बिजनेस में लॉस हो गया, इन फ्यूचर लॉस हो गया, तो इस कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उस लॉस को चुकाया जाएगा। तो यही होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्ता से जब भी आएगी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी याद रखोगे। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इन 1 शेयर 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, नो वोट, मल्टीपल वोट। पहले तो समझे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ लोग मिलकर एक कॉर्पोरेशन बना लेते हैं, जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा अधिक लोग होते हैं, ठीक है। जो 1912 के अनुसार कॉर्पोरेट एक्ट काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये सस्ते में सामान बेचते हैं ताकि लोगों को चीज़ें सस्ती मिल जाएं। तो यहाँ पे जितने भी लोग उसके मेंबर होते हैं, एक मैन को एक वोट डालने का राइट होता है। तो ये 1 मैन 1 वोट पे काम करते हैं, चाहे आपने कितने भी पैसे लगाए हों बिजनेस में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लेकिन एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही वोट डालने का अधिकार है। तो शेयर के हिसाब से यहाँ वोट नहीं मिलता। तो कंफ्यूजन आपको इन 2 ऑप्शन में होती है। यहाँ शेयर के हिसाब से आपको वोट नहीं मिलेगा, मैन के हिसाब से मिलेगा, पर मैन पर वोट, ठीक है, पर मैन पर वोट। याद कैसे रखोगे, एमवी करके याद रखना। एमवी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आएगी, एमवी 1 मैन और 1 वोट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय जनरल पब्लिक, जनरल बॉडीज, शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज। पहले तो समझो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। यहाँ पे कंपनी है, कुछ लोग मिलकर एक कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपनी होती है जिसको चलाया जा रहा है मिलकर, जॉइंट स्टॉक सभी ने अपने अपने शेयर मिलाए हुए हैं। तो ये इसको जो इलेक्ट कौन करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसे कौन चुनता है, तो कौन चुनेगा उसे, शेयर होल्डर चुनेंगे। अभी शेयर होल्डर क्या होते हैं, जिन लोगों का कंपनी में पैसा लगा है वो शेयर होल्डर होते हैं। अब मान लो 1000 लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा, तो 1000 लोग तो उसको चलाएंगे नहीं, तो उन हजारों में से कुछ लोगों को चुना जाएगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, जो कंपनी को रन करेंगे। टू बी शेयर, दिस स्टेटमेंट्स रेफर टू बिजनेस जब कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, तो ये क्या है, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, या सोल प्रोप्राइटर, या कंपनी। देखो पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो शेयर करेंगे ही, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती। जॉइंट हिंदू फैमिली में बहुत सारे लोग कंपनी के हर चीज़ को शेयर करते हैं, ठीक है, करता चलाता है, लेकिन सबका अधिकार होता है। यहाँ भी कंपनी में बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी के मालिक होते हैं, जैसे शेयर होल्डर, उनमें से कुछ लोग कंपनी को चलाते हैं। लेकिन जब सोल प्रोप्राइटर होता है अकेला व्यक्ति, ठीक है, 1 सिंगल पर्सन, ऐसे याद रखोगे, एस फॉर सोल, एस फॉर सिंगल पर्सन, एक अकेला व्यक्ति ही मालिक है, वही कंपनी के खर्चे उठा रहा है, वही कंपनी को चला रहा है, वही मैनेजमेंट देख रहा है, सब कुछ वो अकेला कर रहा है। तो पुराने जमाने से भी आप देखते रहे, प्राचीन दुकानें जो होती हैं एक ही व्यक्ति की होती हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति जो अपनी दुकान का मालिक है वही चला रहा है। तो यहाँ वो किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। तो यही है सोल प्रोप्राइटरशिप। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स, ईच वन ऑफ द कॉल्ड डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट या शेयर। देखो जब क्या हो रहा है कि जब कंपनी की पैसों को डिवाइड कर दिया जा रहा है नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो ये शेयर कहलाता है। कैसे कि मान लो कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो कंपनी ने ना 1000 शेयर्स इशू कर दिए जो 100 रुपए का एक है। तो ऐसे 1000 लोग अगर 100 रुपए के शेयर खरीदेंगे तो कंपनी के पास 1000 गुना 100 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब ये 1 लाख रुपए उसको मिल गया, उधार पे मिलता है। बदले में कंपनी एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देती है, कहती है हम गारंटी दे रहे हैं इतने सालों के बाद आपके शेयर्स लौटा देंगे। तो ये पर्सन पूछते हैं कि अगर हम अपना पैसा बैंक में लगाते तो वहाँ हमें इंटरेस्ट मिलता, तो आप भी तो हमें कुछ दो। तो इंटरेस्ट की बजाय यहाँ शेयर्स पे क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, ब्याज की तरह ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है उन लोगों ने डिवाइड किया पैसे को, वो क्या कहलाया, वो तो शेयर्स ही कहलाया ना, डिविडेंड थोड़ी। यहाँ कुछ दिया थोड़ी अभी उन्हें, शेयर्स में डिवाइड करने की प्रोसेस को ही पूछा जा रहा है, तो ये शेयर्स हो जाएगा। हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजर। जब भी बात जॉइंट हिंदू फैमिली की आएगी ना, तो आप सीधा कर्ता याद रखना कि एक परिवार है, हिंदू परिवार, जो मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं, उसका जो बड़ा मेन पर्सन होता है ना, बड़ा सबसे बड़ा व्यक्ति, वही कर्ता कहलाता है। तो ये आपका कर्ता। प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एज अटैच टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव या क्रेडिट कोऑपरेशन। तो देखिए जब भी बात आएगी आपके रेजिडेंशियल से, रेजिडेंशियल क्या होता है, घर का पता है, ठीक है, तो हाउसिंग कोऑपरेटिव कर देना। यानी ये सब होते क्या है, ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन के लिए लोन ले रहे हो तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव से लोगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव से, और क्रेडिट कोऑपरेशन से उधार मिलता है। लेकिन यहाँ बात आ रही है सिर्फ रेजिडेंशियल की, तो हाउस कोऑपरेटिव।
A partner whose association with the firm is unknown to the general public is called। ऐसा पार्टनर के बारे में पब्लिक को पता ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल या सीक्रेट पार्टनर। तो ऐसा जिसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस है ही नहीं, पता ही नहीं, तो वो छुपा हुआ है सीक्रेट पार्टनर। अब बाकी को देखिए होता क्या है। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पार्टनरशिप में। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? जो पैसिव पड़ा होता है। पैसिव मतलब जो एक्टिवली कोई भी काम नहीं करता, उसे स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र का पार्टनर, यानी इसने सिर्फ अपना नाम दिया है बिजनेस में, ठीक, ऐसा नहीं इसने सिर्फ अपना नाम बिजनेस में लगाया, तो इसे नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। सीक्रेट पार्टनर जिसके बारे में पब्लिक को कोई पता ना हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सीक्रेट पार्टनर। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ मिनिमम नंबर ऑफ अ फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो कितने होते हैं? मिनिमम 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाता तो 200 होते हैं। प्राइवेट में याद रखोगे 2 से 200, ये रेशो याद रखोगे, 200, ठीक है। और जब आ जाएगी प्राइवेट की जगह पब्लिक की बात, पब्लिक माने जो गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ मिनिमम 7 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, वहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बनता है, इंपॉर्टेंट है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू आ फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने होते हैं? अभी बताया मैंने, 5, 7, 12, 21, तो मिनिमम होते हैं 7। और अगर यहाँ मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो नो लिमिट। नो लिमिट मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं कितने भी, सिर्फ पब्लिक में, क्योंकि प्राइवेट में तो लिमिट थी। प्राइवेट में लिमिट कितनी थी? प्राइवेट में लिमिट 200 लोगों की थी मैक्सिमम, ठीक है। तो अंतर। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड। सेबी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। अगर आपको अप्रूवल कराना है, अपनी कंपनी के नाम को अप्रूव्ड कराना है, तो कहाँ जाओगे? सेबी पे। सेबी शेयर से रिलेटेड होती है, कैपिटल मार्केट वगैरह देखती है। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, हाँ, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, यहाँ स्टेट नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बिठा दी जाती है जहाँ से आपको अप्रूवल मिलना है। अ प्रपोज्ड नेम ऑफ a company is considered undesirable. It is identical with the name, pulls closely with the name of its existing name. It is emblemed of government, United Nation, etc. In case of any of the above. आपकी कंपनी में कोई भी ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ, उसे आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनसे आप, अगर आपने अपनी कंपनी का नाम किसी और कंपनी के नाम से बिल्कुल मिलता जुलता रख लिया या उसी का नाम रख लिया, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने अपने नाम के साथ कोई बंद हुई कंपनी जो पहले चल चुकी है और उसी का नाम दोबारा रख ले, तो भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आपने कंपनी के नाम में कोई भी गवर्नमेंट का साइन सिंबल कुछ भी यूज़ कर लिया, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ रख ली, तो तब भी आपको कंपनी का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इन केस ऑफ एनी अबव, इनमें से आपने कोई भी हरकत की तो आपकी कंपनी का अप्रूवल नहीं मिलेगा। प्रोस्पेक्टस इज यूज्ड बाय, प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा यूज किया जाता है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम पब्लिक, या पब्लिक एंटरप्राइज, या पब्लिक कंपनी के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा यूज किया जाता है? प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम पब्लिक, ऐसी कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है जिसमें पब्लिक का ही पैसा इन्वेस्ट किया गया हो, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, नहीं आएगा, इसके साथ में आपका क्या आ जाएगा आंसर में? पब्लिक सीकिंग विद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। देखिए, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, राइट आंसर ये होगा। प्रमोशन का मतलब है जब आपके दिमाग में जो प्रमोटर है ना, जो कंपनी बनाना चाहता है, उसको बोलते हैं प्रमोटर, उसके दिमाग में कंपनी का नाम आता है तो उसको बोलते हैं प्रमोशन। इनकॉर्पोरेशन, फिर वो रजिस्ट्रार के पास जाता है उस नाम को अप्रूवल लेने के लिए, तो ये प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। फिर जब प्रोस्पेक्टस इशू करता है ताकि लोग उस कंपनी के बारे में जाने, अपना पैसा उसमें लगाएं, तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। तो आप याद रखोगे, पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देखिए यहाँ सेम दिए हुए हैं तो इसे हटा दे, ठीक है, सी आप राइट आंसर। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइन, प्रिलिमिनरी जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैसे साइन किए जाते हैं? बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है पहले, तो जब भी बिफोर इन द कॉर्पोरेशन, जब आप रजिस्टर करने से प्रिलिमिनरी जहाँ भी देखोगे तो बिफोर लगा देना, ठीक है, आफ्टर कहीं भी नहीं आएगा, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग ऑन द कंपनी, बाइंडिंग ऑन द इफ रेक्टिफाई आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ऑन द कंपनी।